जिप्सी औरतों की पुरअसरार जिंदगी। यूरोप में मुकीम जिप्सी कबाइल को आम तौर पर यूरोपी कल्चर से बाहर समझा जाता है। इल्म बशरियात के माहिरीन के लिए इन लोगों की तारीख, कल्चर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक इंतहाई दिलचस्प तहकीकी मौजू है। अब इस बात पर मुर्रखीन इत्फाक करते हैं कि जिप्सी लोग बरसगीर हिंदुस्तान से गए थे, इसलिए इनका ताल्लुक इंडो यूरोपियन सिलसिले से है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को मिस्र से ताल्लुक रखने वाला बताया। इसकी वजह ये थी कि वो मिस्री तहजीब से अपना रिश्ता जोड़कर अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते थे। चूँकि इनकी अपनी कोई तहरीरी तारीख नहीं है और न ही इनको खुद भी अपने माजी के बारे में ज़्यादा मालूमात हैं, इसलिए ये सवाल अहमियत का हामिल रहा है कि आखिर किन हालात में उन्होंने हिजरत की थी और क्यों खाना बदोशों की ज़िंदगी अख्तियार की थी। खाना बदोश होने की वजह से ये लोग ना तो कहीं मुस्तकिल क़याम करते हैं, ना बस्तियाँ बसाते हैं, ना जायदाद रखते हैं और न दौलत जमा करते हैं। जगह जगह आने जाने की वजह से ये कई ज़बानें बोलते थे, लेकिन उनकी अपनी ज़बान रोमा कहलाती है, जिसमें हिंदुस्तानी ज़बानों के बहुत से अल्फाज शामिल हैं। ये अपने ही लोगों में शादी ब्याह करते हैं, दूसरे लोगों से बहुत कम ताल्लुकात रखते हैं। इस वजह से अक़लियत में होने के बावजूद इनकी अपनी शनाख्त है जिसे वो बरकरार रखे हुए हैं। बस्तियों से दूर रहने की वजह से इनका मिलना जुलना दूसरों से कम ही होता है, इसलिए आम लोगों में उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें और तसव्वुरात पैदा हो गए हैं। अपनी रंगत, अजीब व गरीब पोशाक और कानों में बालियों की वजह से ये अलहदा नज़र आते हैं। इनकी औरतों के लिबास के बारे में हमें उनकी पेंटिंग्स से पता चलता है जो कुछ मुसव्वरों ने पेंट की हैं। कहा जाता है कि इब्तदा में ये मशरकी यूरोप के मुल्कों में आए थे, यहाँ से ये बाज़ंतीनी सल्तनत में गए, लेकिन जब ये सल्तनत तुर्कों के हाथों 1453 में फतह हुई तो ये यूरोपी मुल्कों में फैल गए। अगरचे पुरअमन लोग थे, लेकिन अपनी शक्ल सूरत और रंगत की वजह से इनके साथ तासुब का रवैया रखा गया। जैसा कि जर्मन आलिम अल्बर्ट क्रांट्स ने 1520 में इनके बारे में लिखा कि वो काले रंग के होते थे, अजीब व गरीब लिबास पहनते थे, कई ज़बानें बोलते थे, जानवरों की सी ज़िंदगी गुजारते थे। औरतें बच्चों के साथ वैगनों में सफ़र करती थीं, जिन्हें जिस्मानी तौर पर मजबूत जानवर घसीटते थे। मर्द ज़्यादातर पैदल सफ़र करते थे। शादी वगैरह का रिवाज था जो वो आपस में करते थे। चूँकि ये मुलाजमत नहीं करते थे और ख़ुद को तमाम पाबंदियों से आज़ाद रखना चाहते थे, इसलिए अपनी गुज़र औकात के लिए खेल तमाशा करते थे, किस्मत का हाल बताते थे, लोहे के औजार और हथियार बनाते थे। इनकी औरतें धागा तैयार करके कपड़ा बुनती थीं, कढ़ाई का काम करती थीं और रोज़मर्रा के कामों में मर्दों की मदद करती थीं। पढ़ाई लिखाई से दूर रहते थे और अपने बच्चों को भी तालीम से दूर रखते थे। जिप्सी खानदानों में जब लड़कियां 15 या 16 साल की हो जाती तो उनकी शादी कर दी जाती थी। ख़वातीन तासुब, गुर्बत और सेहत के मसाइल का शिकार रहती हैं। घर की सफाई और दीगर अमूर खानादारी में माहिर हो जाती थी और यही उनकी बुनियादी तालीम और तरबियत होती। रोमा औरत को बचपन ही से मेहनत करना पड़ती थी, लेकिन जब किसी औरत को हमल ठहर जाता तो उसे घरेलू काम काज से फरागत दे दी जाती थी, क्योंकि बच्चे की पैदाइश को एक मुकद्दस जिम्मेदारी समझी जाती थी। कसीर औलाद होना मायूब नहीं था, क्योंकि माँ ने हमल दवाइयाँ और तरीके रोमा के यहाँ ममनू करार पाए थे। अपने कल्चर और ख़ानदान से बाहर शादी कम ही होती है। अपने ख़ानदान या कम्युनिटी से बाहर शादी के ख्वाहिशमंद कम ही होते। गैर ख़ानदान का वो मर्द जो रोमा ख़ानदान में शादी करवाता है, उसके लिए अलहदा लफ्ज़ गोरगर इस्तेमाल होता है। लड़की का कंवारा होना ज़रूरी है। कंवारी लड़कियों में ही शादी की जाती है। अगर गैर कंवारी लड़कियों से शादी हो तो उसको मायूब समझा जाता है। दूसरी शादी को भी मायूब समझा जाता है, इसलिए रोमा ख़ानदान में लड़कियां सिर्फ एक बार शादी करती हैं। रोमा कल्चर में वालदैन को बहुत इज्जत दी जाती है, इसलिए उनकी बहुत ताकत होती है। अमूमी तौर पर वालदैन ही अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढते और तय करते हैं। शोहर भी रोमा लड़की के लिए एक देवता का दर्जा रखता है, जिसकी हर बात मानना बीवी के लिए फर्ज समझा जाता है। एक रिवायत ये भी है कि रोमा का आपस में झगड़ा निपटाने के लिए कभी पुलिस को नहीं बुलाया जाता, बल्कि आपस में बातचीत, बहस व मुबहसे के बाद फरीकीन खुद ही वो मसला हल कर लेते हैं। शोहर की बदसलूकी और ज्यादती को तहम्मुल से बर्दाश्त किए जाना एहसन समझा जाता है। ये रोमा रिवायत का हिस्सा है। घर की सफाई सुथराई और अपने जिस्म की सफाई रखना भी औरत की अहम जिम्मेदारी है। रोमा लड़कियों के कपड़े हमेशा रंगदार ही होते
ہوتے ہیں تاکہ ہونے والے شوہروں کو وہ اچھی لگیں اور شادی کے دیگر معاملات اچھے طریقے سے طے ہو جائیں۔ شادی شدہ عورتوں کو مکان کی بلائی منزل پر رہنے کی اجازت نہیں، وہاں صرف مرد اور بچے رہ سکتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں کے مہمان علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں بیٹھتی ہیں۔ روما خواتین زیورات سے بہت محبت کرتی ہیں، عورتیں کانوں میں بالیاں پہنتی ہیں جبکہ مردوں کو یہ اجازت نہیں۔ روما کلچر میں کنواری لڑکیاں سکرٹ نہیں پہن سکتی جبکہ شادی شدہ لڑکیاں اس پابندی سے مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ بسوں میں سفر کے دوران مرد اور خواتین علیحدہ علیحدہ دروازے استعمال کرتے ہیں۔ روما عورتیں شادی کے بندھن کا احترام کرتی ہیں، زیادتی کی شکل میں بھی مرد کو قبول کیا جاتا ہے کیونکہ یہ روما روایات کا حصہ ہے۔ روما خاندان اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں لیکن شادی کے بعد اپنے شوہروں کی اطاعت روما روایت کا ایک اہم جز ہے۔ یہ درست ہے کہ بچپن سے ہی لڑکی کو برداشت اور مرد کی حاکمیت کا سبق دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شادی کے بعد وہ اپنے خاوند کو خاندان کے لیڈر کے طور پر دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے بہت کم خاندانی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور روما جوڑے ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ صداقت اور صفائی پسندی روما کی خاص اقدار ہیں۔ خواتین کا بنیادی فرض بچوں کی نگہداشت اور تربیت ہے، اس لیے روما خواتین نوکری نہیں کرتی۔ روما کلچر کے خلاف دوسری تمام قوموں نے ایسا تاثر قائم کر رکھا ہے جیسے وہ ایک عام تہذیب یافتہ کلچر ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ روما کلچر دراصل ایک تہذیب یافتہ کلچر ہے جہاں عورت اپنے عمل برداشت سے اپنی عزت کراتی ہے اور اہمیت کی حامل ہے۔ جدید دور میں بھی جپسی لوگوں کے ساتھ تعصب کا برتاؤ کیا گیا ہے۔ مشرقی یورپ کے ملکوں نے انہیں مستقل آباد کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے آزاد رہنا پسند کیا۔ ہٹلر نے کمیونسٹوں اور یہودیوں کے ساتھ جپسیوں کو بھی گیس چیمبر میں مروایا۔ اس وقت یہ یورپ اور امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں اور اس سرمایہ دارانہ دور میں ان کے بہت سے ارکان شہروں کی چکا چوند روشنیوں سے دور جنگلوں اور بیابانوں میں اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں انہوں نے زندگی گزارنے کا ایک متبادل طریقہ پیش کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد سادہ زندگی گزار کر خوشی اور مسرت کے ساتھ زندہ رہا جائے۔ اس لیے ان کے ہاں مذہبی فرقہ بندی ہے اور نہ ہی عورت کا استحصال ہے، اسے باعزت اور احترام کا درجہ دیا گیا ہے۔